ये सरकार 9 साल से सत्ता में है, 9 साल से सत्ता में है और 9 साल से इन्होंने इस बारे में कुछ नहीं किया कि समाज के अंदर परिवर्तन हो, औरतों का सशक्तिकरण हो, और उसमें खास तौर से इनको बताने के लिए ये माइनॉरिटी औरतों के लिए काफ़ी फिक्रमंद रहते हैं बताने के लिए, पर वो ये नहीं देखते कि यही वो औरतें हैं जो शाहीन बाग के रूप में अपना दर्द बयान करने आई थी, तो उनकी बात कोई सुनता नहीं था। ये सवाल नहीं उठाते कि यूसीसी है क्या, ये कानून कौन है जो आपने आदिवासी, सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों को कंसल्ट करके बनाया। पहली अवस्था तो ये होनी चाहिए कि आप यूसीसी की मांग करो। यूसीसी है क्या, उसकी परिभाषा बताइए। उसके पहले ही ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बहुत सारे दकियानुसी संगठन इसी कारणों से इसको सामने ले आते हैं और वो बीजेपी का काम पूरा हो जाता है ध्रुवीकरण करने का कि देखो भाई मुसलमान तो इसके विरोध में हैं, हिंदुओं को बोलते हैं कि भाई ये कितने दकियानुसी हैं। तो ध्रुवीकरण की उनकी जो राजनीति है, उनका जो जाल है, वो सफल हो जाता है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और वो लोग जो इस मौजूदा सूरत हाल में भी अपनी बात खुल करके बेबाक अंदाज में बोलते हैं, उन लोगों की तादाद दिन ब दिन कम हो रही है। और जिस तरह से सरकार पत्रकारों पर, सोशल एक्टिविस्ट पर, सियासी लोगों पर, अपोजिशन के जितने लीडर्स हैं उनके घरों पे ईडी पहुंचती है, तो ऐसी सूरत हाल में बेबाक अंदाज में बोलने वाले लोगों की तादाद कम हो रही है। और हमें इसका एहतराम करना चाहिए कि जो लोग खुल करके बोल रहे हैं उनकी बात जरूर सुने, क्योंकि हालात अभी ऐसे हैं कि अगर हम तवज्जो से मुल्क के हालात को नहीं समझेंगे तो हम अपनी आने वाली नस्लों के साथ एक तरह से बहुत बड़ी बेईमानी करेंगे और उस लापरवाही में हमारी आने वाली नस्लों को बहुत कुछ भुगतना पड़ सकता है। इसलिए हर नस्ल की अपनी जिम्मेदारी होती है कि अगली नस्ल के लिए हालात कुछ बेहतर छोड़ करके जाए। मौजूदा हालात जिस तरह के हैं हमारे आपके सामने हैं। आज हमारे खास मेहमान हैं राम पुनियानी जी, जो मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं लेकिन बहुत बड़े राइटर हैं, थिंकर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और आपने अब से पहले बहुत से यूट्यूब चैनल्स पर, हमारे चैनल समेत, उनकी बातें जरूर सुनी होंगी। गोदी मीडिया तो कभी ऐसे बोलने वालों को लेता नहीं है, इसलिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये आवाजें सुनने को हमें मिल रही हैं। आज हम जिन इश्यूज पर बात करेंगे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे समान नागरिक संहिता कहा जाता है, उस पर जिस तरह से बीजेपी ने एक तरह से जाल फेंका है, मैं इसे सियासी जाल समझ रहा हूं और बहुत ही यानी समझ के बोल रहा हूं। मैं ये सियासी जाल इसलिए कि कर्नाटक हारने के बाद अब बेचैनी की सूरत हाल अलग अलग तरीके से नजर आ रही है। बहरहाल इस पर राम पुनियानी जी अपनी बात रखेंगे और उसके साथ साथ एक ये भी बात है साथ में कि हमारे जो इस वक्त उपराष्ट्रपति जी हैं जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि इसमें देरी नहीं होनी चाहिए लागू होने में। अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या यही सरकार हिंदुओं को भी मना पाएगी इस कॉमन सिविल कोड पर। यह बहुत ही अहम इशू है, इस पर हम बात कर रहे हैं। राम पुनियानी जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। आप ये बताइए कि आप इसको पहले तो ये बताइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और कॉमन सिविल कोड, क्या इनमें कोई फर्क है? बुनियादी एक चीज थोड़ी सी हम समझ लें, चूंकि इससे कंफ्यूजन हो रहा है, और उसके बाद हम समझेंगे कि किस वजह से इस वक्त ये बात शुरू की गई है। देखिए, जहाँ तक सिविल कोड का सवाल है, ये सिविल कोड हमारे फैमिली और पर्सनल लॉ से जुड़ा हुआ है, जैसे शादी, तलाक, उत्तराधिकार, बच्चों की कस्टडी, ये निजी मामलों से जुड़ा हुआ है। इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड जनरली कहते हैं। अभी तक तो यूनिफॉर्म हुआ नहीं है। ये कॉमन सिविल कोड अलग अलग है और उसमें एक यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता लाने की कोशिश जो है, जो ये एक रूपता को लादने की जो कोशिश है, उसको यूसीसी कहते हैं। तो आपने वैसे तो बहुत अच्छी प्रस्तावना रखी और अब सही कहा कि एक जाल है, और धनखड़ जी ने कुछ भी जो कहा उसके पीछे कितना सोच है,
वो सामाजिक तौर पे है या हमारी वैल्यूज के लिए है, उसके लिए थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड पे जाना चाहूंगा। क्योंकि अभी आप देखिए, ये सरकार 9 साल से सत्ता में है, 9 साल से सत्ता में है, और 9 साल से इन्होंने इस बारे में कुछ नहीं किया कि समाज के अंदर परिवर्तन हो, औरतों का सशक्तिकरण हो। और उसमें खास तौर से इनको बताने के लिए, ये माइनॉरिटी औरतों के लिए काफी फिक्रमंद रहते हैं बताने के लिए। पर वो ये नहीं देखते कि यही वो औरतें हैं जो शाहीन बाग के रूप में अपना दर्द बयान करने आई थी, तो उनकी बात कोई सुनता नहीं था। खैर, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का जहां तक थोड़ा ये बता दूं कि पहले तो जो अभी मोदी जी ने भोपाल के भाषण में इसको छेड़ दिया। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मामला है, ये भाजपा के मैनिफेस्टो में 1996 से रहा है। 1996 से लगातार हर मैनिफेस्टो में रखते हैं, और 1996 के मैनिफेस्टो में ये नारी शक्ति के रूप में रहा है। एक तरफ ये, और दूसरी तरफ ये कि यूनिफॉर्म मतलब क्या, ये कहीं परिभाषित नहीं है। अब जब आप कहते हैं, इसको केवल एक नारा बना दिया गया है, यूसीसी आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। पर यूसीसी क्या है? यूसीसी में जो अलग अलग जैसे सभी कानून हैं, उसके बारे में आदिवासियों में एक कानून है, सिखों में दूसरा कानून है, हिंदुओं में मिताक्षरा और दया भाग है, मुसलमानों में तीसरा कानून है। तो इसका थोड़ा हम बैकग्राउंड में जाते हैं। आज़ादी के बाद जब हम आज़ाद हुए, तो हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को नोटिस किया कि हमारे जो पर्सनल लॉ हैं वो औरतों के अधिकारों के खिलाफ है। और इसी के चलते उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को कहा कि आप एक हिंदू कोड बिल बनाइए जिससे हिंदू समाज में सुधार हो। इसके पीछे दो आइडिया थी। पहली आइडिया ये थी कि अगर हिंदू समाज में सुधार ले आ पाए तो दूसरे समाज उसका अनुकरण करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। और दूसरी बात ये थी कि बाद में मुसलमानों के लिए ये चीज क्यों नहीं ली गई, क्योंकि जैसे पार्टीशन में बहुत बड़ा हिंसाचार हुआ, पार्टीशन के बाद मुसलमान यहाँ और बड़ी माइनॉरिटी में हो गए, तो उन पर उस समय ये लाया जाता तो लगता कि भाई यहाँ की माइनॉरिटीज पे कुछ थोपा जा रहा है जो उनकी मर्जी के खिलाफ है। इसलिए मुस्लिम्स पे हाथ नहीं लगाया गया और हिंदू कोड बिल लाया गया। और ये बात याद रखिए कासिम भाई, जब हिंदू कोड बिल बन रहा था डॉक्टर अंबेडकर द्वारा, तो जो भी दकियानूसी, पुरातन पंथी, दक्षिण पंथी हिंदू ग्रुप थे, उन्होंने सब इसका विरोध करना चालू कर दिया। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बन रहा था, इसके साथ ही साथ यूनिफॉर्म नहीं, सॉरी, हिंदू कोड बिल बन रहा था, साथ ही साथ इसके विरोध की आवाजें खड़ी होने लग गई। और अभी एक एग्जांपल देता हूँ। आपने अभी सुना पढ़ा होगा कि गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी अवार्ड दिया गया है। तो गीता प्रेस में लगातार आर्टिकल आते रहे कि ये जो डॉक्टर अंबेडकर हैं, इनको अभी तक तो हमने सहन किया, पर ये हिंदू कोड बिल लाके हिंदू धर्म को समाप्त करना चाहते हैं, हिंदू धर्म पे आक्रमण करना चाहते हैं, तो इनको हटाया जाए। तो मैं बड़े दुख के साथ ये बात बताना चाहता हूँ कि हिंदू कोड बिल जो डॉक्टर अंबेडकर लाए, जिसमें एक मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण था, और वो मुद्दा हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा, कि ये कोड में भी औरतों को बराबरी कैसे मिले। ठीक है, तो कैबिनेट के अंदर भी बहुत विरोधी थे, राष्ट्रपति ने भी इसका विरोध किया, फिर बाहर से बहुत विरोध हुए। एक कोई करपात्री जी महाराज थे, इनसे जुड़े हुए, कल्याण पत्रिका टाइप, उन्होंने तो एकदम इस पे छेड़ दिया युद्ध कि हमारे शास्त्रों के खिलाफ है, शास्त्रों की क्या हम कीमत नहीं करेंगे। तो फिर डॉक्टर अंबेडकर ने दुखी होकर इस बात को छोड़ दिया और कैबिनेट से रिजाइन कर दिया। और नेहरू के सामने बड़ी समस्या थी, कैबिनेट पूरी उनके साथ में नहीं थी, तो उन्होंने इस कोड को डाइल्यूट किया, हल्का किया, और 4-5 टुकड़ों में धीरे धीरे लागू किया। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब दूसरा क्या हुआ कि 1972 में एक तरफ तो महिला आंदोलन तेजी तेजी पकड़ने लग गया। वो मथुरा रेप केस अगर आपको याद होगा, तो उसके बाद भारत की महिलाओं के बहुत ग्रुप बहुत अच्छे से सक्रिय हो गए, और उनको लगा यूनिफॉर्म सिविल कोड से औरतों के अधिकार बढ़ेंगे। अब ये शुरू की बात है, आज उनकी परिस्थिति, आज वो समझ गए हैं कि यूनिफॉर्मिटी से जस्टिस नहीं मिलती, एक रूपता से न्याय नहीं मिलता। और वैसे तो एक मजे की बात यह है कि 1972 में ही माधव सदाशिव गोलवलकर ने एक इंटरव्यू में ऑर्गेनाइजर में कहा कि यूनिफॉर्मिटी जरूरी नहीं है, यूनिफॉर्मिटी ये हमारी डाइवर्सिटी को खत्म कर सकती है, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को मत लाइए। ये गोलवलकर ने कहा था 1972 में। पर खैर,
बाद में चल के ये हुआ कि एक तरफ तो यहाँ भारत में जो बाकी ग्रुप्स हैं और उनके बीच में भी बहुत अलग अलग प्रकार के हैं। हिंदुओं में भी जो कानून है, एक मिताक्षरा है, दूसरा दया भाग है, और जो कोर्ट बिल लाया भी गया उसका कितना समाज में पालन होता है, ये भी एक सवाल, ये भी एक मुद्दा है। तो नारी संगठन ज्यादातर इस निष्कर्ष पर आए कि ये जो कोड है इसको एक एक करके लिया जाना चाहिए, एक एक करके लिया जाना चाहिए कि उत्तराधिकार कैसे होगा, लड़के लड़की के बीच में प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, तलाक के नियम क्या होंगे, उत्तराधिकार के साथ साथ बच्चों की कस्टडी के नियम क्या होंगे, और इसको समाज के अंदर से ऊपर ले आने की जरूरत है। यानी आप समाज को तैयार कीजिए और इसके लिए ऊपर ले आइए। अब हुआ क्या है कि ये बात जो महिला आंदोलन एक तरफ कर रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक राजनीतिक एजेंडा के रूप में क्यों लिया वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि वो शाहबानो केस के बाद उन्होंने देख लिया कि अगर मुसलमानों को ज्यादा ध्रुवीकरण करना है तो यूसीसी का मामला उठा दो। वैसे तो यूसीसी के खिलाफ आदिवासी भी हैं। अभी कल आपने नोट किया होगा, भगवंत सिंह मान जो आप पार्टी के हैं, आप पार्टी उसका समर्थन कर रही है, भगवंत सिंह मान बोल रहे हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है। और आदिवासी ग्रुप में नॉर्थ ईस्ट के बीजेपी के एमएलए इसका विरोध कर रहे हैं, झारखंड के आदिवासी लीडर इसका विरोध कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक जाल है, और जैसे ही वो इसकी बात करते हैं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे सामने खड़े हो जाते हैं कि हमको यूसीसी नहीं चाहिए। ये सवाल नहीं उठाते कि यूसीसी है क्या, ये कानून कौन सा है जो आपने आदिवासी, सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों को कंसल्ट करके बनाया। पहली अवस्था तो ये होनी चाहिए कि आप यूसीसी की मांग करो, यूसीसी है क्या, उसकी परिभाषा बताइए। उसके पहले ही ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बहुत सारे दकियानुसी संगठन इसी कारणों से इसको सामने ले आते हैं, और वो बीजेपी का काम पूरा हो जाता है ध्रुवीकरण करने का कि देखो भाई मुसलमान तो इसके विरोध में है, हिंदुओं को बोलते हैं कि भाई ये कितने दकियानुसी हैं। तो ध्रुवीकरण की उनकी जो राजनीति है, उनका जो जाल है, वो सफल हो जाता है। और इसलिए आज ग्राउंड लेवल पे भी कई दकियानुसी मुस्लिम संगठन इस बात को करते हैं। अब होना क्या चाहिए, धनखड़ जी को मैं बताना चाहता हूँ होना क्या चाहिए। होना ये चाहिए कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए खाका बनाइए, और वो खाका पुरुषों द्वारा नहीं बनना चाहिए। अभी तो हर एक समाज के अंदर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, पुरुषों का है, औरतों की क्या जगह है। सिविल कोड से ज्यादा नुकसान औरतों को है, तो औरतों की जगह कहाँ है। तो हर एक कम्युनिटी, आदिवासी औरतों के साथ, मुसलमान औरतों के साथ, हिंदू औरतों के साथ, क्रिश्चियन औरतों के साथ, सिख औरतों के साथ चर्चा कीजिए कि आपको कानून में क्या परिवर्तन है, एक ड्राफ्ट लाइए। वो ईमानदारी की बात होगी, वो सच्चाई की बात होगी। 9 साल तक आपने इसमें कुछ नहीं किया। अभी आगे चुनाव आने वाले हैं, तो अचानक आपको पता चला राम मंदिर का मुद्दा पुराना हो गया, आर्टिकल 370 तो लगा दिया गया, और जिसको ये हिंदुत्व एजेंडा कहते हैं उसमें 3 है ना, आर्टिकल 3 राम मंदिर और यूनिफॉर्म सिविल कोड। और यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे मुझे बड़ी तकलीफ ये है, धनखड़ जी उपराष्ट्रपति हैं, पर क्या धनखड़ जी खुद को ये सवाल पूछेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड भाई है क्या, इसमें उत्तराधिकार कैसे होगा, इसमें शादी कैसे होगी, तलाक कैसे होगा, ये सवाल नहीं पूछते। तो ये एक ऐसा जिसको कहते हैं ना, बैल को लाल कपड़ा दिखाना, शोइंग द रेड टैग टू द बुल। तो वो वही प्रक्रिया ये मुसलमानों के बीच खड़ी करके ध्रुवीकरण लाने की कोशिश है। ईमानदारी की बात यह है कि आज महिला संगठनों से कंसल्ट करने की जरूरत है, एक ड्राफ्ट बनाने की जरूरत है। अब अंबेडकर जी ने जो किया, याद रखिए बहुत महत्वपूर्ण काम था। अंबेडकर जी इस नस्ल को पहचान गए। यूनिफॉर्म सिविल कोड में सबसे ज्यादा जरूरी क्या बात है, और वो जरूरी ये है कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, और ये तो हम सब मानते हैं, संविधान में भी है। अब आदिवासी तो और कह रहे हैं कि हमारे शेड्यूल 5th और 6th में संविधान में जो है कि उसमें आदिवासियों को ऑटोनॉमी रहेगी, इससे ये भी खराब हो जाएगा। अब धनखड़ जी ये बातों को तो सोच नहीं रहे, उनको पता है कि इसको हम कहेंगे ये बहुत अर्जेंट है, तो भाई साहब 60 साल तक आप क्या करते रहे, 9 साल से तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो अभी तक क्यों नहीं उठाया। तो आपने बिल्कुल सही इस्तेमाल किया कि एक जाल है, और जाल में शायद वो कामयाबी हो जाएंगे, क्योंकि लोग इसमें जागरूक नहीं हो रहे। जागरूक हो जाएंगे तो इस जाल को पहचान लेंगे।
अच्छा पुनियानी जी, आपने कहा कि कोई ड्राफ्ट नहीं है। पिछले दिनों उत्तराखंड की तरफ से ड्राफ्ट सामने आया है जिसमें कुछ बातें कही गई हैं और ये कहा गया कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है एक नमूने के तौर पर सामने रखेगी अपना ड्राफ्ट तैयार करने में। तो वो जो ड्राफ्ट सामने अब तक आया है, जाहिर है उसमें आरएसएस के बड़े इंपॉर्टेंट लोग लगे हुए थे। उसमें जो कुछ अब तक आया है उनका ड्राफ्ट, उसमें आप उसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या वो ड्राफ्ट सबको काबिल कबूल हो सकता है? मुसलमानों को आप छोड़िए, मैं मुसलमान नेताओं के बारे में अलग से पूछूंगा आपसे, लेकिन ये क्या, ये ये जो जो ड्राफ्ट सामने अब तक आया है उसको आपने पढ़ करके क्या महसूस किया, क्या देखा, क्या लगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ड्राफ्ट को ऊपर से लादना गलत है। मैं ये चाहूंगा कि उत्तराखंड या जहां से भी ड्राफ्ट आया है, क्या यह ड्राफ्ट के बारे में आदिवासियों की सहमति है? क्या सुशील कुमार मोदी जो पार्लियामेंट की लॉ एंड इसके जो अध्यक्ष है, पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष हैं, क्या उनको ये मंजूर है? अब मेरी बात तो अलग रही कि जब बीजेपी का एक बड़ा लीडर कहता है कि ये आदिवासियों को स्वीकृत नहीं होगा, तो उसमें मेरी क्या औकात है इसमें बोलने की? पहले आप ये आदिवासियों से स्वीकृत कराइए, सिखों से स्वीकृत कराइए, और फिर मुसलमानों को क्या जरूरत है जल्दी उसमें कूदने की? आप चुप बैठिए, आप चुप बैठिए, और जब मौका आपका टर्न आए तो बोलिए कि भाई इसमें ये जो चीजें हैं वो हमको मंजूर नहीं है। और मुसलमान पुरुष के बदले मुसलमान औरतों की आवाज ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, ऐसा मुझे लगता है। जी जी, वो और मेरे ख्याल से वो अच्छा इसलिए भी रहेगा कि मोदी जी कहते हैं कि मुस्लिम औरतों को हम आजाद करा रहे हैं, यानी घरों में वो वोट बांट करके अपने साथ लेना चाहते हैं, लेकिन इसमें मुस्लिम औरतों की बात उन्होंने नहीं सुनी। अब मैं आता हूं मुस्लिम नेताओं के बारे में। जी देखिए, मैं चूंकि सोशल मीडिया पर और एक लंबी पत्रकारिता के नतीजे में जो तजर्बे आते हैं, मैं उसको पब्लिक के सामने खुल करके शेयर करता हूं। मैं नाम वाम लेने से बचता नहीं हूं ताकि लोगों की आंखें खुलें। अरशद मदनी साहब की सुप्रीम कोर्ट के फैसले, अयोध्या के फैसले से एक हफ्ते 10 दिन पहले आधी रात को आरएसएस प्रमुख से मुलाकात, उसकी कोई डिटेल सामने नहीं आई। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें ऐसा लगता है जैसे वॉलीबॉल का खेल होता है ना, मैं बॉल आपकी तरफ फेंकूं, आप मेरी तरफ फेंकें, तो तकरीबन ऐसा खेल लगता है। मैं तो 1984 से अयोध्या वाले मामले से अब तक ये देख रहा हूं कि कुछ मुस्लिम नेताओं का काम यही है कि वो कुछ अखबार वालों को बयान देते हैं और शायद बयान भी कहीं से लिखा हुआ आता है। मुझे तो इस हद तक शक होता है। तो ऐसी हालत में मुसलमान इन नेताओं से कैसे जान छुड़ाएं? चूंकि आरएसएस का एक अखबार उर्दू का दिल्ली में काम करता है, नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर इनकलाब जो जागरण का अखबार है, उसमें कुछ ही एक फैमिली के लोगों को, खासतौर पर मोदी जी तो कहते हैं कि फैमिली के खिलाफ है हम, यहाँ मदनी, अरशद मदनी और महमूद मदनी को रोजाना नेता बनाया जाता है फ्रंट पेज पर, और उन्हीं से सारी डील भी कर ली जाती है। तो ये जो खेल है, नेता भी अपने हों, अखबार भी अपने हों, पब्लिक को रोज कंफ्यूज करते रहो, इस खेल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें आपने एक बहुत जो बड़ी बात कही वो ये है कि मोदी जी कहते हैं कि मुझे औरतों को एम्पावर करना है, उनको सशक्तिकरण करना है। तो पहले तो उनको भी याद करना चाहिए कि शाहीन बाग क्यों हुआ। दूसरा, ये मदनी और दूसरे पुरुष नेताओं के बदले वो मुसलमान औरतों को क्यों नहीं पूछते? और फिर एक इंडियन मुस्लिम्स फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी नाम का संगठन है, संगठन मतलब लोगों का ग्रुप है, उन्होंने कहा हमारा कोड होना चाहिए पर वो रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए। आपका जो भी मजहब है उसके अलावा आप जेंडर जस्टिस को ख्याल करके ये कीजिए। तो ये एक चाल है जिसमें कुछ लोगों को कठपुतली की तरह खड़ा किया जाता है जो आपकी आवाज में आवाज उठाएं, और ताकि आप कहें देखिए भाई हमने इनको भी साथ में ले लिया है। जबकि वास्तविक बात यह है कि वो खुद का एजेंडा समाज पे लादना चाहते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक लोकतंत्र में स्वीकृत नहीं है। और अभी तो कितनी सारी बातें आ गई हैं, अगर आदिवासी विरोध कर रहे हैं, सिख विरोध कर रहे हैं, और मुसलमान तो विरोध करते ही हैं, समझे न समझे। पर ये सब चीजों को मेरे ख्याल से हमने सोचना चाहिए कि जानबूझकर ये खेल को खेला जा रहा है, और वो बहुत पावरफुल हो गए हैं, इसलिए 2-4 नेताओं को खड़ा करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, 5-6 अखबार उर्दू में निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 2-4 नेताओं को खड़ा करना और 10-20 को बिठा देना, वो भी तो हो रहा है, वो भी तो हो रहा है। ये अभी जो पटना में मीटिंग हुई है उसके बाद कितने लोगों के पास ईडी आ चुकी उन्हें बिठाने के लिए।
अच्छा, वो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अब मैं एक और पहलू से आपकी राय जानना चाहूंगा। वो ये कि आरएसएस, बीजेपी हिंदू राष्ट्र की बात करती है। जी। हिंदू राष्ट्र की बुनियाद मनुस्मृति समझी जाती है। मनुस्मृति में 8 किस्म की शादियां हैं। क्या वो लोग जो हिंदू राष्ट्र के लिए बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, क्या वो लोग जो गोबर खाने के लिए और पेशाब पीने तक के लिए तैयार हो चुके हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, क्या वो भी इस यूसीसी को कबूल करेंगे? देखिए, जैसे मैंने बताया कि पहले हिंदू कोड बिल बनाने की कोशिश में ही उन लोगों ने तो डॉक्टर अंबेडकर को रिजाइन करने के लिए फोर्स किया। तो सबसे बड़ा विरोध तो हिंदू कम्युनिटी के एक बड़े सेक्शन में होगा, अगर उनको पता चलेगा कि यूसीसी के मतलब में जेंडर जस्टिस भी है, और जेंडर जस्टिस के बगैर कोई यूसीसी का मतलब नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका सबसे ज्यादा विरोध मेरे ख्याल से हिंदू कम्युनिटीज के बड़े सेक्शन में से आएगा, जो आज भी शास्त्रों की बात करते हैं, जो आज भी गांधी के बड़े बड़े प्राइजेस स्वीकार करते हैं और पूरी तौर से गांधी के मूल्यों के खिलाफ काम करते हैं। तो मुझे पूरा लगता है कि ये हिंदू कम्युनिटी के बड़े सेक्शन इसको कबूल नहीं करेंगे। अच्छा, हिंदू सेक्शन जो कबूल नहीं करेंगे, लेकिन एक हिंदू सेक्शन वो है जो महंगाई को बर्दाश्त कर रहा है, जो बेरोजगारी को बर्दाश्त कर रहा है, जो हर किस्म की तकलीफ को बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन साथ में ये कह रहा है देखो सब कुछ ठीक है, जो बुरा हो रहा है, लेकिन मुसलमानों की तो अकल ठीक कर रखी है मोदी जी ने, हम इसलिए मोदी जी के साथ हैं। उनका क्या होगा? देखिए, वो एक तबका है जो खुद आर्थिक रूप से थोड़ा समृद्ध है, जिसको महंगाई की उतनी तकलीफ नहीं होती, जिसको दूसरों की पीड़ा में ज्यादा सुख मिलता है। ये भी आप देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरी नाक कट जाए पर दूसरे का सिर कटे तो ज्यादा अच्छा है। तो ये ऐसे भी लोग होते हैं, तो उनके बारे में मैं क्या कहूँ। तो वो तो जिसको क्या है, उसके लिए अंधभक्त नाम का एक शब्द है, और उनका ब्रेन वॉश हो चुका है मीडिया के माध्यम से, आईटी सेल के माध्यम से, शाखाओं के माध्यम से, उस तबके के बारे में। पर वो तबका है छोटा पर है असरदार, और उसको भी जगाने की जरूरत है। पर पहले तो हम बाकी लोग अगर अपनी बुद्धि रास्ते पे लाएं तो उनको जगाने की भी कोशिश की जा सकती है बाद में। अच्छा, इस वक्त मैं अब सियासी एंगल से इसे समझना चाहता हूँ। इससे क्या अब से और मई 2024 तक, जब ये नई सरकार आने वाली है, जिसकी भी सरकार आएगी, क्या इसके बीच में यूसीसी पर चर्चा, लोगों की राय, कानून बनाने और इम्प्लीमेंट तक के लिए काफी वक्त है, या वो बीजेपी का वो तरीका कि एक होम मिनिस्टर खड़ा हो, एक कानून पढ़े और बस उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, इसके साथ भी ऐसा ही होने वाला है? देखिए, मुझे लगता है कि ये कानून बनाने के लिए काफी लंबे प्रक्रिया चाहिए, कम से कम 2-3 साल का वक्त चाहिए। आपको हर एक कम्युनिटी की औरतों के बीच में जाकर ड्राफ्ट पेश करना पड़ेगा, औरतों की राय के मुताबिक, पुरुषों की राय के मुताबिक उसको बदलना पड़ेगा। तो वो प्रक्रिया शुरू ही नहीं है, तो 8 महीने में पूरी कहाँ होगी। उस प्रक्रिया को सोचा ही नहीं जा रहा, तो वो कहाँ होगी पूरी। केवल इंटरनेट पे डाल देने से आपको कम्युनिटी का फीडबैक नहीं मिल सकता। तो ये तो अभी सिर्फ इंटरनेट पे डाला जा रहा है, और ये बहुत बड़ी चीज है। कोड बिल बनाना एक बहुत बड़ी चीज है, और डेमोक्रेसी में अगर आप परिवर्तन लाना चाहते हैं तो समाज के बीच में ये प्रक्रिया चलनी चाहिए, और उसमें कम से कम मुझे लगता है 2-3 साल का वक्त लगना चाहिए। अब जैसे 9 साल तो ऐसे निकाल दिए, अगर इसके बारे में सीरियस होते तो अभी तक बहुत कुछ हो जाता था। और वो इसके बारे में सीरियस नहीं है, वो इनसे कुछ लेना देना नहीं है, उनको एक चुनावी मुद्दे के रूप में रखना है। इसलिए चुनाव के ऐन मौके पर इसको लाए हैं, ताकि उसका एक ध्रुवीकरण वाला मामला हल हो जाए और उनकी राजनीतिक रोटियों को थोड़ी सिकाई मिल जाए। ये उसका मुख्य मुद्दा दिख रहा है मुझे। अच्छा, आखिर में मैं आपसे राय जानना चाहूंगा कि आप देश की जनता को क्या मशवरा देना चाहेंगे कि वो इसको कैसे समझें और उस पर कैसे रिएक्ट करें या रिएक्ट ना करें, मतलब वो क्या क्या कुछ होना चाहिए? क्योंकि एक तबके में खास तौर पर बहुत पेशेंस आ गया। मैं खास तौर पर मुसलमान अवाम की बात कर रहा हूँ। मॉब लिंचिंग हो जाती है, फसाद हो जाता है, दूसरी तरफ कहीं रिएक्शन नहीं होता,
और वो बहुत समझदारी से चल रहे हैं। अब उन्हें क्या समझदारी दिखानी चाहिए इस इशू पर, चूंकि इलेक्शन का टाइम अब दूर नहीं है? देखिए, एक तो पहले तो पूरे देश की जनता ने पूछना चाहिए कि वो ड्राफ्ट जो उत्तराखंड का बना है वो हमको डिस्कस करने के लिए वक्त दीजिए, उसको जनता के बीच में मीटिंग्स के थ्रू लाइए और हमको वक्त दीजिए, पहली बात। और जहाँ तक मुसलमान का सवाल है, मुसलमानों का एक तबका तो बिल्कुल सही बात कह रहा है। जैसे मैंने अभी इंडियन मुस्लिम्स फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी के बारे में बात की, उन्होंने इसको सही बात की। और बाकी जो मुसलमान एक नेता अपने आप को नेता मान के तैयार खड़े रहते हैं बयान देने के लिए, वो अगर चुप रहेंगे तो मेरे ख्याल से मुस्लिम समाज का ज़्यादा भला होगा। और वो चुप रहने, अगर उनसे ज़्यादा रिएक्शन भी पूछी गई तो बोले पहले सिखों से पूछो, पहले आदिवासियों से पूछो, उसके बाद हमसे पूछो। कभी कभी ये भी कह सकते हैं ना, हर बार हाँ। पहले कूद लगाने की क्या जरूरत है। बोले कि भाई उनकी रिएक्शन देखकर हम अपनी रिएक्शन देंगे। जी 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 जी, ये बहुत ही अहम है, बहुत ही अहम है। और देखिए, चुनाव के टाइम पर जब कोई बात शुरू की जाती है जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई नतीजा निकलता नहीं आता, तो वो सीधा सीधा इलेक्शन जीतने के लिए होता है। आखिर में कुछ और कहना चाहें पुनियानी जी लोगों से? जी, मुझे ये धनखड़ जी के बयान से बहुत तकलीफ भी हुई, पीड़ा भी हुई। उपराष्ट्रपति हैं, इतने बड़े पद पर हैं, इतने सालों से राजनीति में हैं और अचानक वो जाग गए कि इसकी तुरंत जरूरत है। तो ये एक वो उपराष्ट्रपति होने के बावजूद राजनीतिक खेल ज्यादा खेल रहे हैं, उपराष्ट्रपति के रूप में कम काम कर रहे हैं। ये मुझे थोड़ी सी उसके बारे में तकलीफ हो रही है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी, आप हमें वक्त दे देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि पुनियानी जी हमें वक्त दे देते हैं बहुत आसानी से। ये हमारे लिए बहरहाल बहुत ही खुशी की बात है कि वो अपने वक्त में से निकालते हैं और हमारे दर्शकों तक अपनी बात रखने के लिए, यानी हमें मौका देते हैं कि हम ये उनकी बात पहुंचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।